Hello everyone, welcome to ISPCS Decoded. As we all know that exams are around the corner and iDrishti plays an important role in the current affairs section. इसीलिए आज हम कवर कर रहे हैं मिसलेनियस नेशनल अफेयर्स जो डायरेक्टली रेलेवेंट है यूपीपीसीएस और बीपीएससी एग्जाम के लिए. सो लेट्स क्विकली डिकोड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स. सबसे पहले हमारा एयर इंडिया क्रैश. रिसेंटली एक लंदन बाउंड एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश हो गई थी अहमदाबाद में. ये क्रैश हुआ था एक हॉस्टल कॉम्प्लेक्स पर कुछ सेकंड्स बाद जब प्लेन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया. टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जब प्लेन रनवे से ऊपर उठता है और उड़ान शुरू करता है. सो ये एक्सीडेंट हुआ था हमारा 12 जून 2025 को, जिसमें 260 लोग मर गए, जिसमें कि 241 लोग ऑन बोर्ड थे यानी कि प्लेन के अंदर थे और सिर्फ एक ही पैसेंजर बचा था यानी कि सर्वाइव किया था. अगर हम हाईलाइट्स देखें तो सबसे पहला वर्ड आता है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो. ये क्या है? नाम में है इन्वेस्टिगेशन, सो कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड होगा. तो ये एक सरकारी बॉडी है जो एयरक्राफ्ट क्रैशेस की इन्वेस्टिगेशन करती है. बेसिकली ये जांच करती है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ. इसने क्रैश साइट से एक ब्लैक बॉक्स रिकवर किया. जो ब्लैक बॉक्स मिला है उसको अभी एआईबी के एक्सपर्ट्स एग्जामिन कर रहे हैं. इट्स बीन एग्जामिन्ड बाय एआईबी. मतलब उसके अंदर की रिकॉर्डिंग्स और डेटा को डिकोड करके देख रहे हैं कि फ़्लाइट में क्या प्रॉब्लम थी. सो बेसिकली ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? तो ये ब्लैक बॉक्स का इन्वेंशन हुआ था 1954 में. ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था डॉक्टर डेविड वॉरेन. उन्होंने बनाया था इसे और 1960 से ये मैंडेटरी हो गया था कि हर कमर्शियल एयरक्राफ्ट में ब्लैक बॉक्स होगा. सो मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी मतलब ज़रूरी, बिना इसके प्लेन उड़ान नहीं भर सकता. ये जो नाम है ब्लैक बॉक्स ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है. एक्चुअली में ये ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, ब्लैक कलर का नहीं होता. और इस पर एक रिफ्लेक्टिव टेप भी होती है ताकि क्रैश के बाद इजीली ये दिख जाए. सो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है, क्रैश रेजिस्टेंट होता है, यानी कि डिज़ाइन ऐसा होता है कि हाई इम्पैक्ट और फायर को ये विथस्टैंड कर सके. अगर अब हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लैक बॉक्स में दो मेन डिवाइसेस होते हैं. पहला होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर. ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि फ़्लाइट की क्रिटिकल डेटा रिकॉर्ड्स करता है, जैसे कि उसकी एयर स्पीड यानी कि प्लेन कितनी स्पीड से उड़ रहा है हवा में, उसका एल्टीट्यूड यानी कि प्लेन की हाइट क्या है सी लेवल से, इंजन परफॉर्मेंस, हेडिंग यानी कि किस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा है, और कंट्रोल आउटपुट्स मतलब पायलट ने कौन से बटन, लीवर या कंट्रोल यूज़ किया उड़ान के टाइम पर. इसमें लगभग 25 घंटे का फ्लाइट डेटा स्टोर होता है यानी कि लगातार डेटा इसमें रिकॉर्ड होता रहता है. कितना? 25 आवर्स. इसका दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर. ये क्या होता है? ये एक डिवाइस होता है जो कि कॉकपिट यानी कि पायलट के काम की जगह के पूरे ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, यानी कि पायलट की बातचीत, वार्निंग अलार्म्स और बैकग्राउंड साउंड्स जैसे कि इंजन अलर्ट्स, ये सब चीज़ें. ठीक है, ये लास्ट के जो है 2 आवर्स, इसमें 25 आवर्स था, इसमें सिर्फ 2 आवर्स हैं. तो ये लास्ट के 2 घंटे के ऑडियो सेव करके रखता है. वाई इट मैटर्स फॉर आवर एग्जाम? बिकॉज क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को पायलट के डिसीजंस और इमरजेंसी के टाइम की एग्जैक्ट सिचुएशन समझने में हेल्प मिलती है. नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन और प्लेसमेंट. CVR और DFDR बहुत मजबूत मटेरियल यानी कि ड्यूरेबल मटेरियल से बने हैं, जैसे कि स्टील और टाइटेनियम, ताकि हाई इम्पैक्ट और फायर यानी कि आग को ये झेल सकें. कहाँ मिलते हैं? ये टेल के पास मिलते हैं. टेल क्या होता है? टेल सेक्शन बेसिकली उस पीछे होता है. इन्हें टेल के पास लगाया जाता है क्योंकि क्रैश में टेल सेक्शन अक्सर कम डैमेज रहता है, इससे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. ड्यूरेबल मतलब टूट फूट से बचने वाला, और इंटैक्ट होना यानी कि ज़्यादा ना टूटने वाला. तो ये ड्यूरेबल और इंटैक्ट दोनों होते हैं. अब अगर इनके फंक्शन और इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो ये जो ब्लैक बॉक्सेस हैं जो दोनों इन चीज़ों से बने हैं, पहला है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा डिवाइस है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर. तो ये जो ब्लैक बॉक्स है ये कॉन्टीन्यूस डेटा रिकॉर्ड करता रहता है. एक्सीडेंट के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्रूशियल एविडेंस हो जाता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिससे पता चलता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह. ये डिवाइसेस बताते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट था यानी कि टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, जैसे कि इंजन या सेंसर फेलियर हो गया था, या फिर पायलट का एक्शन यानी कि जैसे रॉन्ग इनपुट या लेट रिस्पॉन्स से प्रॉब्लम बढ़ी. तो कई बार जो चीज़ें तुरंत समझ नहीं आती वो डेटा से क्लियर हो जाती हैं. नेक्स्ट हमारा आता है लिमिटेशंस. ये डिवाइसेस में कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं ऑब्वियसली, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है MH370 2014. इस केस में ब्लैक बॉक्स के जो लोकेटर सिग्नल्स थे वो जो है फिंगर डिटेक्ट नहीं हो पाए थे, इसलिए रिकवरी मुश्किल हो गई और इन्वेस्टिगेशन हमारी स्लो पड़ गई. सो ये डिटेक्टेबल सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? यानी कि पानी के अंदर छोड़ा गया बीप टाइप सोनार सिग्नल जो कि सर्च टीम्स को
डिवाइस तक ले जाता है ना। ब्लैक बॉक्सेस में दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें वीडियो फुटेज नहीं होती है, यानी कि सिर्फ ऑडियो और फ्लाइट डेटा होता है। इस वजह से कॉकपिट के जो विजुअल एक्शंस हैं जैसे कि इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले या पायलट के जेस्चर्स ये डायरेक्टली नहीं दिखते, जो एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा 2 जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस। टाइटल बताता है कि 2 जीनोम एडिटेड यानी जीन्स को प्रिसाइज तरीके से बदलकर बेहतर ट्रेड्स देना राइस की वेराइटीज़ लॉन्च हुई हैं। तो 4 मई 2024 को ऐसा हुआ। ठीक है, सरकार ने 2 नई जीनोम एडिटेड चावल की, किसकी, राइस की, यानी कि चावल की वेराइटीज़ लॉन्च की, जिनके नाम है DRR राइस, जिसे कमल या कमला बोल सकते हैं, पूसा DST राइस 1। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है जीनोम एडिटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्लांट के DNA में छोटे और टारगेटेड चेंजेस, ताकि डिज़ायर्ड उनके जो ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, वो आ जाएं। तो इसमें होता क्या है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि हायर यील्ड, यानी कि ज़्यादा क्विंटल पर हेक्टेयर। दूसरा है बेटर ड्रॉट टॉलरेंस, यानी कि कम पानी में भी ठीक से ये उग सकें, यानी कि इनकी एग्रीकल्चर हो सके। नेक्स्ट है इनका सैलिनिटी रेजिस्टेंस, यानी कि नमकीन मिट्टी में या नमकीन पानी में भी परफॉर्मेंस इनका बना रहे। तो पहली वैरायटी की डिटेल्स देखते हैं, विच इज़ DRR धन 100 विच इज़ कमल। ICAR ये किसने डेवलप किया? ICAR ने, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, IIRR, सॉरी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और व्हाट इज IIRR विच इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ठीक है, राइस रिसर्च का नेशनल इंस्टीट्यूट। सो इसकी पेरेंट वैरायटी क्या है? वो है संबा मसूनी BPT 5204। अब ये जो पेरेंट वैरायटी है ये क्या होता है? यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जिस पुरानी और पॉपुलर किस्म से वैरायटी सर उस पर नई इम्प्रूवमेंट की गई है वो पेरेंट वैरायटी होती है, यानी कि ओरिजिनल वाली को हम लोग पेरेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट इसका टारगेटेड जीन क्या है? इसका टारगेटेड जीन है CKX2 या फिर GN1A। इसका मतलब CKX2 एंजाइम जो है साइटोकिनिन प्लांट हार्मोन, साइटोकिनिन प्लांट हार्मोन, ये क्या है? ये एक प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन और ग्रेन नंबर बढ़ाता है, ये उसको तोड़ता है। CKX2 इसको तोड़ता है। और ये क्या है? ये एक प्लांट का हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन और ग्रेन नंबर बढ़ाता है, उसको ये तोड़ देता है। इस जीन को ट्वीक या नॉकडाउन करने से साइटोकिनिन लेवल ऊपर होता है, यानी कि ज़्यादा ग्रेन्स, यानी कि ज़्यादा यील्ड। अगर हम की ट्रीट्स की बात करें तो इसमें अर्ली मेच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो क्रॉप ड्यूरेशन लगभग 130 दिन होता है वो पेरेंट से 20 दिन कम हो जाता है। फ़ायदा मतलब तेज़ कटिंग, डबल या ट्रिपल क्रॉपिंग पॉसिबल, या फिर ड्रॉट या लेट मानसून का रिस्क जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट है इसका ड्रॉट टॉलरेंस, यानी कि सूखे हालात में भी इसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब कम बारिश या कम इरिगेशन में भी देखने को मिलता है। फ़ायदा ये है कि रिस्क कम है, एश्योर्ड यील्ड है, रेन फेड या लिमिटेड पानी वाले क्षेत्रों में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा हाई नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी, मतलब दिए गए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को प्लांट बेहतर तरीके से यूज़ करता है। फ़ायदा क्या है? इसका खर्च कम होगा, एनवायरमेंटल लॉस कम होगा, इसकी यील्ड बेटर हो जाएगी। 5.37 टन हेक्टेयर जो है, जबकि पेरेंट वाले का 4.5 टन हेक्टेयर था पेरेंट का, अब इतना हेक्टेयर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 19% इंक्रीज़ देखने को मिला है हमें किसमें? यील्ड में, यानी कि ज़्यादा चीज़ें उपजाई जा रही हैं। तो एग्ज़ाम लाइन के लिए DRR धन 100 कमला, यानी कि 19% यील्ड गेन ओवर सांबा मसूरी। आपको ये नाम पता होना चाहिए कि इसका पेरेंट वैरायटी कौन सा है। ठीक है, डेवलप किसने करा है? ये तो बहुत इजी सा आपको पता ही है, ऑब्वियसली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ही इसमें होगा। इसके जो की ट्रेट्स हैं बहुत जनरल है कि अर्ली मेच्योरिटी हो गई, ड्रॉट रेजिस्टेंस है, नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, एक और नई वेराइटी है राइस की जो बनाई गई स्पेशली ड्रॉट और सॉल्ट टॉलरेंस के लिए, विच इज़ पूसा DST राइस 1। मतलब ये ऐसे एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर पाती है जहाँ पानी की कमी हो या मिट्टी में ज़्यादा नमक हो। किसने डेवलप किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली ने। इसकी पेरेंट वैरायटी क्या है? MTU 1010। इसका पेरेंट वैरायटी ये है। तो पेरेंट वैरायटी का मतलब होता है कि नए बीज को बनाते वक्त जो ओरिजिनल या बेस वैरायटी ली जाती है वो क्या थी? वो यहाँ पे MTU 1010 थी। ये पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट है जीन टारगेटेड। इसमें DST जीन को टारगेट किया गया है, कौन से को? DST, यानी कि ड्रॉट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंस को। इसका मतलब है कि ड्रॉट और सॉल्ट टॉलरेंस जीन जो कि राइस प्लांट को टफ कंडीशंस जैसे कि पानी की कमी और ज़्यादा नमक वाली मिट्टी में सर्वाइव और ग्रो करने में एबिलिटी देता है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है? विच इज़ SDN1 जीनोम एडिटिंग। अब ये क्या है? जीनोम एडिटिंग का मतलब है कि प्लांट के जीन्स में छोटी और स्पेसिफिक चेंजेस किए जाते हैं
जैसे कि डीएनए का एक छोटा सा पार्ट हम ऑल्टर करेंगे, और SDN1 एक ऐसी टेक्निक है जिसमें छोटी सी एडिटिंग होती है। कोई एक्सटर्नल या फॉरेन डीएनए इसमें ऐड हम नहीं करते हैं, इसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है SDN1 में। अगर हम इसके की ट्रेट्स की बात करें तो वही है ऑलमोस्ट ड्रॉट एंड सैलिनिटी रेजिस्टेंस, यानी कि ये पानी की कमी और सैलिनिटी यानी मिट्टी में नमक होने के प्रॉब्लम को भी टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट है इसका एनहांस्ड यील्ड, मतलब जब सिचुएशन अंडर स्ट्रेस कंडीशंस, मतलब जब सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाती है, जैसे कि खुश्की, कोस्टल एरियाज़ में सॉल्टी मिट्टी या अल्कालाइन सॉइल्स, तब भी ये ज़्यादा यील्ड देती है कंपेयर टू द पेरेंट वेराइटी MTU 1010। अब इसमें है इनलैंड सैलिनिटी, यानी कि अगर इनलैंड एरियाज़ में सॉल्टी सॉइल हो तो इसका यील्ड 3508 kg पर हेक्टेयर होगा, यानी कि 9.66% ज़्यादा होगा इसकी पेरेंट वेराइटी से। नेक्स्ट है हमारा एल्कालाइन सॉइल। सो अगर सॉइल एल्कालाइन है तब भी इसमें जो है 15% अप्रॉक्सीमेटली हायर यील्ड देखने को मिलेगी। कोस्टल सैलिनिटी में 30.4% हायर देखने को मिलेगी, और इसमें कोई फॉरेन डीएनए नहीं है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप की तरह इसमें आउटसाइड ऑर्गेनिज्म का डीएनए ऐड नहीं करना जा रहा है। डीएनए जो है कोई भी इसमें फॉरेन डीएनए नहीं है, जैसा कि हमारा GM क्रॉप्स में होता है। सो ये कन्वेंशनल या आम राइस की वेराइटीज़ के जैसे ही हैं, बस जीन्स में छोटी सी एडिटिंग करके इसको स्ट्रेस टॉलरेंट बनाया गया है, कुछ ऐड नहीं करा है, सिर्फ थोड़ा सा ऑल्टरेशन किया है। तो ओवरऑल पूसा DST राइस वन एक एडवांस राइस वैरायटी है जो कि ड्रॉट और सैलिनिटी कंडीशंस में भी हाई यील्ड देती है और फार्मर्स को रिलायबल प्रोडक्शन का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ी इनोवेशन है। तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। 9 अक्टूबर 2024 को यूनियन कैबिनेट, जिसका चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास है, ने डिसाइड किया कि गुजरात के लोथल में हम लोग एक बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है क्या? मैरीटाइम का मतलब होता है कि समुद्री, और हेरिटेज का मतलब होता है कि विरासत, मतलब यहाँ समुद्री इतिहास को शोकेस किया जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 फेजेज़ में होगा। कैबिनेट ने फ़ेज़ 1B और फ़ेज़ 2 को अप्रूव कर दिया है। इनको वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि वॉलंटरी रिसोर्सेज और वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब लोगों की मदद और डोनेशन से फंड किया जाएगा। इसका एक एग्जांपल दिया है विच इज़ लाइट हाउस म्यूजियम। जो फ़ेज़ 1B का हिस्सा है उसका फंड आएगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेस एंड लाइट शिप से। अभी जो फ़ेज़ 1 है उसका 60% काम हो चुका है। कितना? 60% हो चुका है, और 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2025 के अंदर एक बड़ा मैरीटाइम हेरिटेज टूरिज्म हब होगा हमारे गुजरात के लोथल में। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज लोथल हमारा IVC की एक साइट भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट साइट है, और हमेशा ही हमारे एग्ज़ाम में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ऑलमोस्ट हर साल उससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नोबेल प्राइज़। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर विच इज़ नोबेल प्राइज़ 2024। ये प्राइजेस कब अनाउंस होते हैं? ये होते हैं अक्टूबर 2024 में। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत हुई थी 1895 में, और पहली बार इसे 1901 में दिया गया था। इसके फाउंडर थे एल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें डायनामाइट का इन्वेंटर भी कहा जाता है। अपनी विल में उन्होंने पैसा नोबेल प्राइजेस के लिए डेडिकेट किया था। इसमें 6 मेन कैटेगरीज होती हैं विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक साइंसेस। सो इकोनॉमिक्स वाला जो प्राइज़ होता है वो 1968 में ऐड हुआ था, और पहली बार इसे 1969 में दिया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। ठीक है, तो इस बार फिज़िक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है जॉन H. होपफील्ड और जेफरी E. हिंटन को। इन्होंने ANNs यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग में की बुनियाद रखी। अब ये है क्या? ANN यानी कि बेसिकली ये क्या करता है कि कंप्यूटर को ह्यूमन ब्रेन की तरह थिंक यानी कि सोचने को सिखाता है कि कैसे ह्यूमन ब्रेन की तरह आपको सोचना है, और इनकी वजह से आज AI, बायोलॉजी, फाइनेंस, मेडिसिन और इवन ChatGPT जैसे टूल्स हमारे लिए पॉसिबल हो गए हैं। इसमें वो एग्जांपल्स दिए गए हैं। देन कम्स नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2024। सो नोबेल प्राइज़ जो है केमिस्ट्री का वो 2 तरह से डिवाइड हुआ है। जो हाफ प्राइज़ है वो दिया गया है डेविड बेकर को, जिन्होंने कंप्यूटेशनल मेथड से नए प्रोटीन्स डिज़ाइन किए। मतलब कंप्यूटर के ज़रिए आप नए प्रोटीन्स बना सकते हैं। ये बताते हैं कि कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन कैसे आपकी हेल्प करेगा। और बाकी का जो अदर हाफ है, यानी कि बाकी का जो हाफ शेयर है वो दिया गया है डेमिस हेसाबिस को और जॉन M. जंपर को। किस चीज़ के लिए? प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए। अब ये प्रोटीन
ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे अभी एक वर्ड दिया गया है AlphaFold 2 ब्रेक थ्रू, यानी कि ये जो था ये उन्हें AlphaFold 2 के क्रिएटर्स हैं। ये एक AI टूल है जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करता है और ये बायोलॉजी रिसर्च में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। सो आपको याद रखना है अल्फ़ा 2 जो है ये दूसरे अदर हाफ ऑफ केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ के लिए मिला था। नेक्स्ट आता है हमारा नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी। ठीक है, ये किसको मिला था? ये अवार्ड मिला था विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNA, जो कि जीन रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट है। सो माइक्रो RNA है क्या? सिंपल शब्दों में माइक्रो RNA एक छोटा सा RNA मॉलिक्यूल है जो किसी जीन के प्रोटीन बनने को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि Lin14 mRNA को Lin14 mRNA को ब्लॉक करता है, यानी कि 4 किसको ब्लॉक कर रहा है? 14 को ब्लॉक कर रहा है, जिससे प्रोटीन नहीं बनता, यानी कि उसके प्रोटीन बनने को ये रोक रहा था और इसीलिए अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हमारा आता है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। लिटरेचर प्राइज़ किसको मिला? ये मिला हैंग कांग को, जो साउथ कोरिया की राइटर हैं। उनका स्टाइल इंटेंस पोइटिक प्रोज है जिसमें वो हिस्टोरिकल ट्रॉमास को दिखाती हैं। किसको? हिस्टोरिकल ट्रॉमास को। और क्या उनका स्टाइल है? इंटेंस पोइटिक प्रोज। वो एक्सपोज करती हैं द फ्रेजाइलिटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ। उनकी 2007 की नॉवल थी द वेजिटेरियन। उन्होंने और वो इसी नोवेल से उनको ग्लोबल रिकग्निशन मिला, यानी कि वो काफ़ी फेमस हुई और वो साउथ कोरिया की पहली नोबेल लिटरेचर लॉरेट बनी थी। क्या बनी थी? पहली साउथ कोरियन ऑथर बनी थी टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। देन कम्स द पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ 2024। पीस प्राइज़ किसको मिला है? निहोन हिडांक्यो को फॉर हिज एफर्ट्स फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये ग्रास रूट मूवमेंट है जो बनाई गई है हिबाकुशा के द्वारा। हिबाकुशा का मतलब है हिरोशिमा एंड नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हिबाकुशा। सो हिबाकुशा क्या है? ये है हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स और उनका मिशन है न्यूक्लियर वेपन्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना। तो पीस प्राइज़ किसके लिए मिला है? न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए। और कौन सा वर्ड याद करना है? हिबाकुशा। नेक्स्ट कम्स द इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़, नोबेल मेमोरियल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, जो कि बाद में ऐड हुआ था। ये किसे दिया गया था? डेरॉन ए स्मोगलू को, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को। उन्होंने रिसर्च किया कि अलग अलग देशों के प्रोस्पेरिटी डिफरेंसेस क्यों होते हैं। सो उनका ये कंक्लूजन था कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस ही किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं और इनकी 2 फेमस बुक के यहाँ पर हमें नाम दिए गए हैं। कौन कौन सी? वाई नेशंस फेल, द ओरिजिन ऑफ पावर, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी 2012 एंड द नैरो कॉरिडोर पब्लिश्ड इन 2019। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, जो कि 2024 अक्टूबर में रिलीज़ हुआ था। इसमें बताया गया है कि एनर्जी सिक्योरिटी अभी भी थ्रेट में है रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। किस किस वजह से? रशिया यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। 2024 में रिकॉर्ड 560 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऐड हुआ, जिसमें सोलर और विंड सबसे आगे रहे। कौन रहा आगे? सोलर और वो सबसे आगे रहे। कितना गीगावाट? 560 गीगावाट। 2030 तक रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कोल, ऑयल और गैस को पीछे छोड़ देगा। मतलब 50% इलेक्ट्रिसिटी लो एमिशन सोर्सेज से आएगी। ऑयल की प्राइसेस लेट 2020 से तक स्टेबलाइज होंगे और सबसे बड़ी बात 2030 तक हाफ ऑफ द न्यू कार EVs होंगी, जिसकी वजह से ऑयल डिमांड हमारी कम हो जाएगी। तो क्या होगा? इट विल रिड्यूस दी ऑयल डिमांड। किसकी वजह से? EVs की वजह से। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट्स है, जिन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे। तो ये थे की हाइलाइट्स ऑफ द मिसलेनियस नेशनल अफेयर्स। इन्हें रिवाइज करते रहिए बिकॉज UPPCS और स्टेट सर्विसेज में जैसे कि BPSC एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फॉर मोर सच क्रिस्प एंड एग्जाम फोकस्ड कंटेंट, स्टे ट्यून टू ISPCS Decoded, आपका अपना चैनल।